बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। मुबारक हो आपको, लाहौर कलंदर्स जीत गया। वो मैं रोमा को ही बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले हरमीत के वो किसी ने ट्रॉफी लगा के ना, वो जो मशहूर गाना है आजकल, लग दी लाहौर दिया, तो वो लग दी लाहौर दिया लगाया हुआ था। हरमीत का कमेंट लेना पहले, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी हरमीत, तो लाहौर जीत गया फाइनली। बिल्कुल रऊफ साहब, मुझे तो वैसे मैं इस बार वैसे भी मेरी ख्वाहिश थी कि लाहौर जीते, और तकरीबन 6 साल से तो इंतजार था उन्हीं का। और उससे पहले जो उन्होंने की परफॉर्मेंस थी कमाल की। इस्लामाबाद के खिलाफ हमने जो मैच देखा उसमें बड़ी कमाल की बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और ऐसा सस्पेंस से भरा मैच था कि मजा ही आया देखने का। कल का मैच तो मैं ये कहूंगा कि एक तरफा सा था, क्योंकि अगर हम देखें रिजवान के आउट होने के बाद और दीगर खिलाड़ी जैसे आउट होते गए, जिस तरह एक विकेटों की झड़ी जो है वो नजर आ रही थी हमें, तो मजा नहीं आ रहा था उस तरह जिस तरह उससे कबल जो मैच गुजरा था। लेकिन बहरहाल बड़ी खुशी हुई कि लाहौर कलंदर आखिर जीत गया। हाँ जी, असल में बात यह है कि अगर मैच को देखा जाए, बिल्कुल हरमीत की बात सही है कि थोड़ा सा वन साइडेड मैच हो गया था, एक तरफा था। उसकी वजह यह है कि अगरचे लाहौर कलंदर ने जब खेलना शुरू किया हरमीत, तो आप देख ही रहे थे कि लाहौर कलंदर की बैटिंग का आगाज बहुत अच्छा नहीं हुआ था। उनके भी मेन प्लेयर जो है शुरू के, वो बड़ी जल्दी आउट हो गए थे। 40 कुछ पे उनके 3 आउट थे। फिर उनके 2 जो बैट्समैन हैं उन्होंने आके संभाला थोड़ा सा। बिल्कुल, मोहम्मद हफीज ने बड़ा कमाल किया। और मोहम्मद हफीज की मैं बात करने लगा था, मोहम्मद हफीज ने एक साइड से संभाला हुआ था, बड़े आराम से बिल्ड की इनिंग। और डेविड ने जी 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 वो उसने हमेशा की तरह, डेविड ने हमेशा की तरह अच्छा परफॉर्म किया, और आखिरी ओवर्स में आके उन्होंने इतना स्कोर कर लिया था कि 180 जो है वो तकरीबन 9 रन पर ओवर की बात बन जाती है। अगर तो ये चेजेबल है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान वो टीम है जिसने इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया था, 240 प्लस के करीब कर गए हुए थे वो। तो इसलिए उनसे उम्मीद थी कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन शान मसूद आउट हो गया, मोहम्मद रिजवान शुरू में ही आउट हो गया, तो उसके बाद पता नहीं क्या उनको हुआ है कि वो समझ नहीं पाए। लेकिन आप देखें फिर भी जिस तरह से कैप्टन का लाहौर कलंदर्स के बड़ा वाइस डिसीजन अपनी तरफ से मुझे लग रहा था, जिसने टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग की, और फिर भी जिस तरह से आगाज बुरा था बट इवेंचुअली उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो स्कोर एटलीस्ट अच्छा कर लिया था 181, और इसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाया मुल्तान सुल्तान। हालांकि कल मैं एक पोल देख रही थी मैच स्टार्ट होने से पहले, सो मोस्टली जो लोग थे वो मुल्तान सुल्तान की फेवर में थे कि आज का मैच मुल्तान सुल्तान जीतेगा। उसकी रीजन ये थी कि थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त, 11 में से 10 मैच उन्होंने जीते हुए थे टूर्नामेंट में, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन बहरहाल कल बहुत से रिकॉर्ड बने। एक तो ये कि किसी भी फ्रेंचाइज के इस तरह से जो मैचेस होते हैं, जो IPL हो, PSL हो, उसमें शाहीन शाह अफरीदी यंगेस्ट एवर कैप्टन बन गया है, जिसने इतनी छोटी उम्र में 21 बरस की उम्र में उसने ये ट्रॉफी जीती है अपनी टीम के साथ मिलकर। जाहिर अकेले तो नहीं दे मुझे, और मेरे ख्याल में पहले ही लकी साबित हुए वो शाहीन शाह लाहौर कलंदर के लिए। और कल वाकई में बहुत ऐसा मैच था कि हमें शुरुआत में तो लग ही रहा था कि जिस तरह विकेटें जा रही थी और जिस तरह टीम लड़खड़ा रही थी, तो मैं तो ये सोचता था कि शायद ये 100 से ऊपर भी कर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन बहरहाल बहुत संभाला आखिर के खिलाड़ियों ने, और आखिर जो जीत है वो लाहौर के नाम हुई। लेकिन आज मेरे ख्याल में रोमा आज तो बड़ी खुश होगी आप। रोमा बड़ी खुश है। रोमा जो है उसने बड़ी कलरफुल जैकेट पहनी हुई थी खुशी में, और हालांकि उसमें सारी टीमों के रंग हैं, उसमें से PSL लाहौर के नहीं है, सारी टीम्स अपनी है, मुल्तान भी अपना, पेशावर भी अपना, सारे अपने हैं, तो ठीक है लाहौर के लिए एक अलग खुशी तो है, बट देखें सभी अपनी टीम्स हैं। लेकिन आगे चलकर हमने इसको प्रॉपर सारे रंगों में रंग गई, बिल्कुल सारे रंगों में रंग गई। इरफान जहीर हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, और ऑन एयर मैंने उनसे बहुत बड़ा गिला करना है कि पूरी इस PSL के टूर्नामेंट जब से मैचेस लाहौर शिफ्ट हुए हैं, इरफान ने एक भी पास नहीं हमें दिया, तो इरफान के होने ना होने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जाने वाला है। इरफान पास ना देने पे फेल हो गया। हाँ। पास का फेल हो गया। बट खैर इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी जरा आज भी उसके साथ टॉप स्टोरी एक बात छोटी सी मैं कर लूं। कल का एक चीज जो क्रेडिट बहुत ज्यादा जाता है, और वो है लाहौर के जो क्राउड को, इतना शानदार क्राउड, इतना जबरदस्त,
और मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने मतलब जो एक मिसाल कायम की कि हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से मैच देख सकते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, कोई नाखुशगवार वाकया सामने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और कल ऑस्ट्रेलियन साहब अगर हम देखें तो 90s का दौर वापस लौट ऐसे लग रहा था, इतनी ज्यादा रश थी और इतना ज्यादा क्राउड, और फिर वो जो रौनक बहाल थी स्टेडियम की, हम देख रहे थे जैसे 90s का दौर होता था और खिलाड़ियों की तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद जो खिलाड़ियों को देखने के लिए आती थी, और कल भी ऐसा फील हो रहा था। और सिर्फ एक बात और वो छोटी सी है कि जैसे 90s का दौर की बात की है, हरमीत ने बड़ा रौनक थी, रमीज राजा ऐसे फिर रहे थे जैसे वलीमा है उनका। प्यार होके आए हुए थे, लेकिन बड़े अच्छे लगे। वलीमे एक खुशी का समा था, इतनी जबरदस्त फेस्टिविटी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतने जबरदस्त अंदाज में पूरा लाइक PSL पहले कराची वाला फेज और अब ये 7वां एडिशन मुसलसल कामयाबी के साथ मतलब पाकिस्तान में मैचेस का इनेकाद हुआ। बड़ी खुशाइन बात है। हार जीत तो ऑब्वियसली किसी भी टूर्नामेंट का हिस्सा होती है, बट इतने अच्छे तरीके से होना, फिर लोगों को एक फेस्टिविटी मिलना, लोगों का एंजॉय करना, ये चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। अभी हम टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। डेली डोज के साथ आगाज, जिसके बाद हम पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ अब अपनी कमर कस ली है। नंबर गेम क्या होगी इसको भी हम आगे चलकर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। फिर मुआशी तरक्की के लिए खवातीन की बिजनेस कोचिंग किस कदर अहमियत की हामिल है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। सिब्बी का कदीम तारीखी सकाफती मेला मवेशियां वास्पा राइट, इसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। यहाँ की भी खुसूसी मनाजर दिखाएंगे, हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है यहाँ से। फिर अभी हम देखें यूक्रेन क्राइसिस और बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस वक्त वहां पर महसूर होकर रह गए हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, इसको भी ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखेंगे। साथ ही साथ 13 ईयर्स ओल्ड अदन खान की बर्फीली खेल के वजीर आजम इमरान खान दिलदादा निकले, बहुत पसंद आई उनको ये खेल। सो अदन भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम की 24 साल बाद पाकिस्तान आमद और साथ ही साथ PSL का इख्तिताम, दोनों सिचुएशंस, दोनों मैचेस को देखेंगे। एक ऑस्ट्रेलियन टीम की आमद और साथ ही साथ PSL की ओवरऑल एडिशन को। हमारे साथ इरफान जहीर भी मौजूद होंगे और साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। अभी हम डेली डोज की तरफ आते हैं। डेली डोज में हम सबसे पहली स्टोरी आज जनाब ये है, हरमीत से जरा पूछते हैं हरमीत, कभी ऐसे हुआ कि आपके मोहल्ले में आपके पड़ोसियों ने बहुत शोर किया और आप तंग आ गए और आपने बहुत कंप्लेंट्स किए बट उन्होंने सुना ना हो? यार हमारे यहाँ तो पठानों के यहाँ जाहिर बात है बड़ा शोर शराबा वैसे ही होता है, जब आराम से ही बात करते हैं तो चीखते चिल्लाते बहुत है। हम तो आदी हो चुके हैं बहरहाल, लेकिन हम तो आदी हो चुके हैं, लेकिन हाँ बाहर की बात करें तो बाहर हल्की फुल्की जो है ज्यादातर हम देखें तो अगर पड़ोसी आवाज हल्की सी भी आती तो सीधा कंप्लेंट बन जाती है और सीधा उनको पुलिस जो है वो पहुंच जाती है। बट यहाँ पे तो ये आदत है हम सबको, बिल्कुल आदत है। अच्छा, जो हमारे पास स्टोरी है ना वो इस तरह से है कि अगर आपके यहाँ हमारे व्यूअर्स के नेबर्स बहुत तंग करते हैं, बहुत शोर करते हैं और बाज नहीं आते, सो एक साउंड डिवाइस इजाद हुई है। अगर आप उनको उसको दीवार पे लगा दें, लाइक अगर आपके पड़ोसी साथ रहते हैं या ऊपर रहते हैं किसी अपार्टमेंट में, अगर आप ऊपर रूफ पर लगा दें या उसको अटैच कर दें अपनी दीवार के साथ इस साउंड डिवाइस को, सो ये ऐसी अजियतनाक आवाजें पैदा करेगी कि आपके जो पड़ोसी हैं उनका जीना जो है मुहाल हो जाएगा। अच्छा, मैं तो बड़ा तंग हूँ इस मामले में, उस हवाले से तंग हूँ कि मेरे दोनों साइड के पड़ोसी वो घर में मेंटेनेंस कर रहे हैं, 1 महीना हो गया और वो दोनों की कभी वो ड्रिल चलने लगती है, कभी हथौड़ों की आवाजें आती हैं, और कहा उन्होंने ये था कि 3-4 दिन का काम है, वो बढ़ते बढ़ते 1 महीना हो गया। और अगर वो देख रहे हो, सुन रहे हो तो प्लीज बराए करम इससे पहले कि मैं ये साउंड डिवाइस मंगा के ये लगवा दूं और आप लोगों को परेशान करो, बेहतर ये अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म कर ले। बहुत शोर करते हैं भाई, और ऐन दोपहर को जब आदमी थोड़ा सा दिल चाहता है ना हल्का सा ऊँग ले भाई, तो ऐन उस वक्त जाके उनका शोर अपने पूरे अरूज के ऊपर होता। तो मैंने ये कहाँ से मिलती है जरा मुझे भी बताओ। ये बस अभी बहुत जल्द मिल जाएगी, बट हम तक यही स्टोरी पहुंची है कि भाई इन्वेंट हो चुकी है, बहुत जल्द अवेलेबल भी हो जाएगी, बट बहुत जबरदस्त चीज है और इसका इस्तेमाल लाजमी। असम साहब एक ऑर्डर बुक करवा देना मेरे लिए प्लीज। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और शाही किले के अंदर एक शख्स स्पोर्ट्स
कार पर ड्रिफ्टिंग करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अभी आप देख भी सकते हैं, अभी कुछ विजुअल्स भी हम आपके साथ आगे चलकर शेयर करेंगे। सो जो ये शख्स था ये स्पोर्ट्स कार दौड़ाता रहा, जिसके बाद अब इंतजामिया हरकत में आ गई है, वो इस मामले को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये देखो वीडियो भी देख रहे हैं किस तरीके से ये चल रही है अंदर स्पोर्ट्स कार। हालांकि मैं ये देखें तो यहाँ पर बाहर सिक्योरिटी गार्ड और वो सब खड़े होते हैं, किसकी परमिशन थी कि ये अंदर आ गया और इस अंदाज में ड्रिफ्टिंग करता रहा? सो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन बनती हैं। और ये वो सिक्योरिटी गार्ड है रोमा, जो बेचारे जो बच्चे जो मजदूरी के लिए आते हैं थर्मस में अपने साथ केवा जो बेच के जाते हैं, उनको बाकायदा चेक करके उनसे पैसे लिए जाते हैं और ये पूरी कार अंदर जा रही है। जिस तरह ये इतना खूबसूरत जिसको सजाया गया, जिसको बनाया गया, जिस पर बहुत तज़य्युन और आराइश जो की गई है इस कल्ले की अगर हम बात करें, तो वो आके इस तरह से वो रेस जैसे इसमें समझो कि रेस रोड है और यहाँ पे वो रेस ही लगा रहा है। तो मेरे ख्याल में इंतजामिया भी तो थी इनके साथ ही मुलविस थी सारी चीज में, और मेरे ख्याल में इसमें वज़ीर-ए-आला ने भी इस पर नोटिस भी लिया है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारी इसी हवाले से, और हम इसको इस चीज को इस तरह के वाकयात को ऑफ एंड ऑन डिस्कस करते रहते हैं। अरमीन, मोबाइल फोन हम लोगों की जिंदगी में इतना शामिल हो चुका है और हम सब इसके बहुत यूज्ड टू हो गए हैं कि कहीं पर भी आ जा रहे हो, किसी भी गैदरिंग में बैठे हो, मोबाइल हमारे हाथों से छूटता ही नहीं। और अक्सर लोग चल फिर भी रहे हो सो वो मोबाइल जो है उसका इस्तेमाल नहीं छोड़ते, बट ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। और ऐसा ही हादसा पेश आया, अगर हम देखें तो एक शख्स वॉक कर रहा था और फोन उसके हाथ में था, मुसलसल ठक 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 फोन इस्तेमाल कर रहा था। वहां पर एक शख्स मौजूद था, 3rd फ्लोर पर ये दोनों थे, और जो दूसरा शख्स था वहां पर होल के जरिए सामान निचली मंजिल तक पहुंचा रहा था। इसको नजर नहीं आया और ये उसी होल के अंदर गिर गया और गिरते गिरते ये भी नीचे फ्लोर पर आ गया। बट खैर बचत हो गई क्योंकि ये गत्तों के ऊपर आकर गिरा। बट इस वक्त आप विजुअल्स देख सकते हैं, मुझे हैर हंसी आ रही है। बहुत अब ये दोबारा ध्यान देगा तो दोबारा मोबाइल में मगन नहीं होगा अगर इस तरह की सूरत से आपने तो। वैसे जो लोग होते हैं मतलब आदि, वो बाज नहीं आते कितना भी कुछ हो जाए, और वैसे बड़ा खौफनाक हो सकता है। मेरे अपने साथ ये हुआ है और मैंने बड़ी यानी उसके बाद कसम खाई कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं मना हो गया। और वो ये है कि फोन चलते चलते किसी का कोई मैसेज आ गया गाड़ी चलाते हुए, तो मैं मैसेज देख रहा था, इतने मेरी गाड़ी आगे जाने वाली गाड़ी के साथ टकरा गई, उससे ब्रेक लगाई और मैं ब्रेक ना लगा पाया वक्त के ऊपर और टकराई, और मुझे 1 लाख रुपए का जुर्माना तकरीबन जो है ना भरना पड़ा। तो मतलब वो उसकी भी गाड़ी सही करवा के दी, अपने भी गाड़ी सही करवाई। बहुत बिल्कुल बहुत एहतियात जो है गाड़ी ड्राइविंग में बहुत ज्यादा लोग एहतियाती करते हैं, खासकर हम देखते हैं कि ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ में मोबाइल भी यूज कर रहे हैं। मैं तो उसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मेरी भी कोशिश होती है कि जो ड्राइविंग करूँ तो कम से कम मोबाइल ही यूज ना किया जाए, बल्कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह फरमाया कि 1 लाख रुपए जुर्माना आपको, तो बहुत सारे बड़े बड़े हादसा है उससे आपको सामना हो सकता है। ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और आपको अपडेट करेंगे कि आज से 5 रोज़ा पोलियो कैंपेन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। ये भी इंतहाई अप्रिशिएबल बात है और यहाँ पर उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है। बहुत से अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते और उसके लिए वो बड़े लेम एक्सक्यूजेस, लेम जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं। हालांकि बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन है और घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं, स्कूल्स में पिलाए जाते हैं। सो मेरे ख्याल में जितने भी पेरेंट्स हैं, बहुत चीज़ मतलब अब अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में, बट स्टिल अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं पिलवाते। सो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है और जितने भी पेरेंट्स, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे पिलवाएं। बहुत ज़रूरी है इस कैंपेन के लिए। जितनी मैं कहता हूँ जांफिशानी के साथ हमारे पोलियो वर्कर्स ने काम किया है और हुकूमत भी इसमें बड़ी जांफिशानी के साथ लगी हुई है कि इसको इरेडिकेट किया जाए। एक तो सबसे बड़ी बात ये जो मिथ्स है ना कि इन कतरों के अंदर कोई चीज़ मिलाई गई है जिससे पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, जिससे कोई खुदा न खास्ता कोई कमज़ोरी हो जाएगी, ये सब बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। पोलियो के कतरे बिल्कुल सेफ़ हैं और उस सेफ़ होने की वजह से आप ये देखो, हमने भी ज़ाहिर अपने बचपन में पिए होंगे, हमने भी अपने बच्चों को पिलाए हुए हैं और बिल्कुल सेफ़ है। अगर हमारे अपने बच्चों को कोई ऐसा मसला होता तो हम कभी उनको इस खतरे में न डालते। और अब उसकी वजह से ये हुआ कि जो बिल गेट्स का आना था वो भी बुनियादी तौर पे इसीलिए आना था कि पाकिस्तान में पोलियो की कैंपेन इंतहाई कामयाब रही है। बहुत चंद इलाके अब रह गए हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है और बाकी भी जितने भी
वालिदैन हैं जो इस वक्त देख रहे हों, हमें जो सुन रहे हों, उनके लिए कम से कम ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को कुछ भी हो, ये जो पोलियो वर्कर्स आते हैं इनको एंटरटेन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो महफूज रह सके। बिल्कुल, हरमीत का कमेंट लेने से पहले थोड़ा सा 2 कतरे ना पिला के आप अपने बच्चों को सारी उम्र के लिए मुहताज ही कर देते हैं और वो बोझ जो है आपको भी खुद उठाना पड़ता है फिर। तो जाहिर बात है कोशिश कीजिएगा, हमने जिस तरह बार बार तो बात की जा रही है और जो बच्चे पिए हैं उनको अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो ये जो चीजें हैं, बहुत ऐसे इलाके हैं, ऐसे दूर दराज के इलाके जहाँ पे ये मिथ पाई जाती है, लेकिन उनसे हम गुजारिश करेंगे कि भाई 2 कतरे ही अपने बच्चों को लाजमी पिलाइए। बिल्कुल ठीक, इस वबा से जान जो है आप सबकी छूट है, हम सबकी छूट है। बिल्कुल ठीक हो गया। जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, दूर दराज के इलाकों में लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को कतरे नहीं पिलवाने। मैं एक पोश एरिया में रहती हूँ और मैंने वहाँ पे भी कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी देखी है, और वो लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बच्चों को कतरे नहीं पिलवाते थे, और आप किसी को कितना कायल कर सकते हैं। और वो उन लोगों का थोड़ा सा रिलीजियस रुझान था, तो मुझे ऐसे लगता था, और मेरे ख्याल में हमारे उलमाए कराम स्कॉलर्स इस मुहिम में और इस तरह की अवेयरनेस में अपना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रहे हैं, बट इसको और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजियस एलिमेंट भी, ऐसे लोग जस्टिफिकेशंस के लिए कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। सो ये चीज़ दूर दराज के लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि अच्छे भले पढ़े लिखे लोग, उनमें से भी कईयों की मेंटालिटी ऐसी है। बट एनीवेज, बिल्कुल पहले जैसे बात कर रहा था ना, और वो वही है, ये एलिमेंट जिनकी आप बात कर रहे हो कि जो थोड़े से ज़रा मजहबी हल्के से हों और वो उनके बारे में उनके जहन में कोई ऐसी चीज़ भरी हुई है कि जैसे कतरों के अंदर कोई हराम चीज़ मिलाई गई है या कोई गलत चीज़ मिलाई गई है, ऐसी बिल्कुल कुछ नहीं है। पाकिस्तान के तमाम उलमा कराम जितने हैं, बड़े बड़े मकतब फ़िक्र के, उन्होंने इसके बारे में फतवे दिए हैं कि ये बिल्कुल सेफ़ हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप तमाम अगर सोशल मीडिया के ऊपर जाके भी, टेलीविज़न नेटवर्क पे भी, आप अखबारात में भी देखें, आपको उनके बयानात मिलेंगे बाकायदा उलमा कराम के, जो इसको हर तरह से सेफ़ करार देंगे। इसी तरह से रंग के बारे में आता है कि ये साफ़ रंग नहीं है इसका, भाई ज़ाहिर है उसका कोई ज़रूरी नहीं है इंजेक्शन जो आप लगवाते हैं उसका कोई रंग साफ़ हो, ये बिल्कुल सेफ़ है। बार बार हम आपको ये कह रहे हैं कि उलमा कराम ने, सोशल वर्कर्स ने, हर एक ने मतलब ये इसके बारे में ये कहा हुआ है कि ये बहुत मुफीद है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बच्चों का मुस्तकबिल, जैसे हरमीत अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं। आप अगर झलक देख लें उन तमाम लोगों को जिन्होंने बचपन में पोलियो के कतरे नहीं पिए होंगे और अब वो माजूरी का शिकार हैं, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे और आप कहेंगे कि हमसे गलती हुई, अगर हमने अब तक ये आप नहीं अपने किया बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। बट एनीवेज, ये 5 रोज़ा मुहिम जिसका आगाज़ आज से हो चुका है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 22 मिलियन से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, बट 10 मिलियन का जो है अभी इनिशियली टारगेट सेट किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अवेयरनेस भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम जितनी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सके ज़रूर अभी हम डेली बेसिस पर इसको डिस्कस भी करेंगे, इंशाल्लाह कल भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा हाजिर है ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी ने कल से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने इसका खुद अपने सर लिया, लीड करते हैं, उसको लीड करते हुए आ रहे हैं, और ये तकरीबन कोई 35-36 शहरों से इस लॉन्ग मार्च ने गुजरना है। आसफा जो उनकी बहन है, उन्होंने कल उनको इमाम ज़ामन बांधा, उनको खुदाफिज कहा और उनके लिए दुआएं की। इस लॉन्ग मार्च की अहमियत क्या है? हम अगर माजी में देखें बहुत से लॉन्ग मार्च हुए हैं, लेकिन वो लॉन्ग मार्च के नतीजे में बाज़ का तो ये हुआ कि इंतशार पैदा हुआ, बाज़ का तो ये हुआ, जैसे हम एक लॉन्ग मार्च की अगर तारीख याद करें, जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा ने एक लॉन्ग मार्च किया था 16 नवंबर 1992 को नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस सूरत में ये हुआ था कि दोनों जो हुकूमत है उसको जाना पड़ा था। लेकिन इस वक्त ये लॉन्ग मार्च क्या इतनी शिद्दत अख्तियार कर लेगा, इतनी ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, इतना प्रेशर इसका पड़ जाएगा कि हुकूमत इससे चली जाएगी। चूँकि उस वक्त तो अब्दुल वहीद काकड़ साहब जो है, जो आर्मी के चीफ थे, उन्होंने दरमियान में पढ़ के ये प्रेशर डाला था। लेकिन अब क्या प्रेशर उस तरीके से वो कुव्वतें डाल पाएंगी जो बुनियादी तौर पर जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनका साया ना हो तो ये हुकूमत ना चल पाए। तो बहरहाल हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इस लॉन्ग मार्च की इस वक्त अहमियत क्या है,
कितने शहरों से इसमें गुजरते हुए आना है, कितने लोग मुतवक्के हैं कि इसमें शामिल होंगे, और बाकी पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी कहाँ कहाँ साथ दे रही होंगी। और फिर सबसे बढ़ के ये कि इसका टारगेट क्या है, और टारगेट अगर फर्ज किया अचीव नहीं हो पाता तो उस सूरत में सूरत हाल क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम और सुबह बखैर आपको। जी आपको भी सुबह बखैर। ये फरमाइए कि जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने ये आगाज़ कर दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ स्लिप ऑफ टंग है मेरी, तो उन्होंने आगाज़ कर दिया, आसफा जरदारी साहिबा ने उनको इमाम जामन भी बांधा और उनको दुआओं के साथ रुखसत किया। अब ये टारगेट बहुत बड़े पैमाने पे ये लॉन्ग मार्च हो रहा है और इसका आगाज हो चुका है, लेकिन यह कि अगर फर्ज किया जो टारगेट है वो अचीव नहीं होता तो क्या स्ट्रेटजी नंबर 2 भी है कोई? तो सबसे पहले तो ये है कि तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम हो। सफर मैंने किया है, घबराए हुए एंकर साहब हैं, थके हुए हैं। बहरहाल पहली बात यह है कि परेशान न होकर स्लिप ऑफ टंग हो गया। जब वजीर आजम की स्लिप ऑफ टंग होती है तो आवाम भी इसकी टाइप हो जाते हैं। जरदारी साहिबा साथ है, सिर्फ ये है कि वो ट्रक में नीचे गाड़ी में, ट्रक से उतर के नीचे गाड़ी में वो साथ चलने के, वो ट्रक में नहीं बैठ रहे, और चेयरमैन साथ ट्रक में होते हैं। और देखिए ये मार्च जो कराची से शुरू हुआ था, इसमें 2 कैटेगरी, एक वो थे जो कराची में रुखसत करके कराची में रह गए और किसी और जगह आज हैदराबाद से या किसी जगह से ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। एक वो है जो साथ इस्लामाबाद तक जाएंगे। इस तरह हर जगह से जिन लोगों ने हमें वेलकम किया और अब हम तदीन में हैं और घंटा 1.5 में हम निकलेंगे, तो वहां पर भी 2 किस्म के लोग होंगे जो कुछ बदीन से खुदाफिज कहेंगे, मातली से, सॉरी हमने मातली में नाइट स्टे किया था। सही। तो अब हमें हमारे साथ रश बढ़ जाएगा और कुछ लोग कराची से भी हैदराबाद पहुंचेंगे और इस तरह ये बढ़ता हुआ काफिला आगे बढ़ेगा। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो आपने कहा कि जिन कुव्वतों की वजह से हुकूमतें चलती है, तो हमारा मुजाहरा ये उन कुव्वतों के खिलाफ है जिनके हाथ ऐसी हुकूमतों को मुस्तहकम करने में है और हमारे जैसी हुकूमतों को 20-20 महीने चलाना वो गिरा देते हैं। तो ये इमरान जो कि एक मोहरा है, एक कठपुतली है उन हुकूमतों की और उन रवैयों की, हमारा ये मार्च उनके खिलाफ है। हुकूमत का भी मार्च निकल रहा है और उसका हशर सब देख रहे हैं कि लोग उसमें क्या कह रहे हैं कि पीरों की ज़ियारत करने आए लेकिन हमारा बुरा हाल है, हम वोट जो है वो बेनजीर भुट्टो की पार्टी को देंगे। किसी पार्टी के निशान को आप तोड़ के अपने दिल की हसरत तो कर सकते हैं, लेकिन उसका सियासी जवाब यह है कि गैस ना होने की वजह से बल्ले को तो हम आवाम को देख रहे हैं कि उन्होंने जला के खाना पका लिया है जो उन्हें मैसर नहीं है। तो सूरत हाल जो है वो अब बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, आवाम का समंदर हमारे साथ है। सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। शला रजा साहिबा, ये भी बताइएगा, आपको लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, माजी में भी बहुत से लॉन्ग मार्च निकले और हर एक का नतीजा मुख्तलिफ होता है, कभी इंतशार की सूरत में जिस तरह से रऊफ साहब फरमा रहे थे, ये बताइएगा अब की बार ये जो लॉन्ग मार्च निकला है, आपको लगता है अपने मकासद पूरे कर पाएगा? हमारे मकासद यही है कि हम आवाम को यकीन दिलाएं कि हम आपकी आवाजें, आज का अखबार उठाएं, पेट्रोल फिर बढ़ने जा रहा है और बिजली की कीमतों में 4 रुपए से खास तौर से कराची वालों के इजाफा होगा, गैस मिल नहीं रही है, तो हम आवाम की आवाज बने हैं, जैसे कि हमने मुख्तलिफ एहतजाज किए और ये हमारा हम अपने आवाम की जो है वो रैली लेके चल रहे हैं। अब ये उनको सोचना चाहिए जो अपना हाथ निकम्मों पे रख देते हैं कि अवाम किसके साथ है, नालायकों पे रख देते हैं कि अवाम किसके साथ है। ये अवाम जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो सिंध के हैं ज्यादातर,
पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर हो गई हुई है, बाकी सूबों में भी। क्या बाकी सूबों से भी इसी तरह की तवक्को है आपको कि लोग शिद्दत से आएंगे? आप लाहौर पंजाब में देखिएगा, आप पंजाब में देखिएगा, हमने इससे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकाला, हमने गैस और बिजली की लोड शेडिंग, उनके महंगे होने और उनके नापैद होने, गैस के नापैद वही लोड शेडिंग। तो जब हमने इस पे मुजाहरे किए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइड पार्टी जिसे एक साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट में पूरे पाकिस्तान में मुजाहरा किया और हमें अच्छा रिस्पांस मिला। ये अलग बात है कि चैनल पे इजाजत नहीं थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पीटीआई की रैली में लोग नहीं है लेकिन उनकी रैली को कवर किया जा रहा है। हरमीत, ठीक है जी हरमीत। अगर हम देखें तो अलग अलग मार्च हो रहे हैं। पीडीएम जो है वो 23 मार्च का ऐलान कर चुकी है, आप लोग 27 को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अलग अलग मार्च से कोई फायदा जो है बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो अगर इकट्ठ हो जाता आप लोगों का और या 27 या 23 मार्च को जिस तरह आपके मौकिफ को माना गया है अदम एतमाद के हवाले से, तो इस तरह ये चीज जो है आप लोग मान लेते। मेरे ख्याल में पीडीएम तो ये ज्यादा मुतहरिक और बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकता था हुकूमत को। हम अपनी मार्च का ऐलान कर चुके थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे कर चुके, हम पीछे नहीं हट सकते थे। और असल बात यह है कि एजेंडा एक ही है, अब वो जिस तारीख को भी करें, वो सिर्फ पंजाब में और कहीं करना चाहें उनकी मर्जी है, लेकिन एजेंडा एक ही है और तारीख अलग है। कोई बात नहीं, सबको मालूम है कि ऑपोजिशन का मतलब अगर मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ नजरियात पर मुश्तमिल पार्टी है तो ये नहीं है कि वो यूनाइट हो जाए। उनका एजेंडा एक है, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम दे रही है। और असल बात यह है कि वो वजीर आजम जो कहता था कि मेरे खिलाफ 200 आदमी भी निकल आए तो मैं रिजाइन कर दूंगा, उसके खिलाफ दिन रात लोग निकले हुए। और हम ऑपोजिशन में जरूर है मुख्तलिफ पार्टीज, लेकिन आप देखिएगा कि इलेक्शन हमारे दरमियान हो। ठीक है, ये फरमाइए कि ये इसके अखराजात कितने आ रहे हैं, कौन बर्दाश्त कर रहा है ये? क्या सिंध गवर्नमेंट तो नहीं कर रही? सिंध गवर्नमेंट अगर करती तो हम कल सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियों में होते। हम लोग ने अपने अपने तौर पर, और मैंने तो अपने फ्रेंड्स जो उनसे मंगाई, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है और हमने खुद इसको अफोर्ड कर रहे हैं और खुद चल रहे हैं। अवाम के इतने बड़े समंदर को कोई गवर्नमेंट लेकर नहीं चल सकती, इसीलिए पीटीआई भी जब चली थी तो आज तक पार्टी फंडिंग केस में भागी हुई है और किस तरह से लोगों के पैसे खर्च हुए हिसाब नहीं दे पाई है और इसीलिए बहुत सारी जगह उनकी कुर्सियां खाली थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैला रजा साहबा शैला, अगर हम शो में मौजूद थी। हरमीत, अभी हमने सियासी तजिया करना है, सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मजहर साहब। सर, आपसे भी पहला सवाल यही कि आपको मौजूदा तनाजुर में इस लॉन्ग मार्च की क्या अहमियत नजर आती है और आपको लगता है कि ये लॉन्ग मार्च अपने मकासद अचीव कर पाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो ये कि लॉन्ग मार्च हो या इस तरह के एहतजाज हो, वो एक सियासी एक्टिविटी तो होती है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया, इसलिए कि इसका जो रूट है वो बहुत बड़ा है। यानी 1600 किलोमीटर के करीब फासला कराची से इस्लामाबाद तक जाना। सिंध में तो फिर मौसम बेहतर है, लेकिन पंजाब में बहरहाल सर्दी, रात के वक्त सर्दी होती है। और कभी भी किसी भी लॉन्ग मार्च में, मैंने कई लॉन्ग मार्च देखे हैं, किसी भी लॉन्ग मार्च में सबसे अहम चीज ये होती है कि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन के वक्त उधर कितने लोग मौजूद हों और उनमें कितना ज्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर हो। हमने देखा है 90 से लॉन्ग मार्चेस देख रहे हैं हम इसमें। तो असल चीज ये है कि जाहिर एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी जरूर है पीपल्स पार्टी की। सबसे अहम होगा जब ये पंजाब में दाखिल होंगे और पंजाब में कितना क्राउड होगा, कितने लोग साथ होंगे। हम आमतौर पे जो क्राउड के बारे में मीडिया में भी और अदरवाइज भी थोड़ा सा एग्जेजरेट करते हैं हम, वरना किसी भी अच्छे जलसे में या जुलूस में अगर 50,000 आदमी भी हो तो वो बहुत बड़ा जुलूस होता है। हम उसको बाद खास लाखों में कर देते हैं, लाखों का क्राउड बहुत मुख्तलिफ होता है। अगर आपको ये असेस करना हो तो देखें, जब किसी जगह स्टेडियम में जैम पैक्ड होता है
तो वो मैक्सिमम 30 से 40 हजार होते हैं, या अगर आप मेलबर्न वगैरह में चले जाएं तो 1 लाख क्राउड होगा, और वो क्राउड फिर आपको नजर आता है कि क्राउड क्या होता है। तो मेरा ख्याल है असल चीज ये है कि उनकी एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अचीव क्या कर पाएंगे, चीज ये है कि उनका टारगेट क्या है। उनका टारगेट ये है कि इमरान खान को जो घर भेजा जाए, वो टारगेट लॉन्ग मार्च के जरिए तो नहीं होगा। लॉन्ग मार्च लिंक्ड है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या बिलावल 8 मार्च तक, 8 या 9 मार्च तक जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जमा हो चुकी होगी? क्या इत्तेफाक राय मुस्तकबिल के सेटअप के बारे में हो गया होगा? क्या मुस्तकबिल के सेटअप से सियासी इस्तेकाम आएगा या सियासी अदम इस्तेकाम बड़ा और ज्यादा बढ़ेगा? ये सबसे अहम सवाल है। इसलिए कि अगर आप देखें तो अगले साल जो है वो मुसलसल जमहूरियत के को 15 साल हो जाएंगे। एक तसलसल है 15 साल, पिछले 14 साल से, जिसमें 3 इलेक्शन हुए हैं। अब तक पुरअमन इंतकाल इख्तिदार हुआ है इन सालों में। क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? दूसरा अहम सवाल यह है कि इमरान खान अब पहले वजीर आजम बनेंगे कि अपनी म्याद पूरी करेंगे, या वो पहले वजीर आजम होंगे जिनके खिलाफ तहरीक आज़ाद एतमाद कामयाब होगी? ये वो सवालात हैं जो कि जाहिर है जहनों में आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान को हटा के मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, मुल्क में माशी इस्तेकाम आ जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो फौरी तौर पे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन वो जब फौरी तौर पे चीजें नहीं हो पाएंगी तो उसका बर्डन फिर ऑपोजिशन को भी शेयर करना पड़ेगा उन 1.5 सालों का, या उस वक्त का जब वो इमरान खान को हटा के हुकूमत लेंगे या कोई भी इंटरम सेटअप बनेगा। तो मेरा ख्याल है और इमरान खान विल नॉट बी द अल्टीमेट लूजर। अल्टीमेट लूजर मुझे इस पूरी सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून नजर आ रही है, क्योंकि अगर नाकाम होती है तहरीक तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में होगा, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन पंजाब में मई में होने जा रहे हैं, मई या जून में। उससे पहले अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो लामुहाला इमरान खान ज्यादा मजबूत उभर कर सामने आएंगे, और फिर ऑपोजिशन के दरमियान एक मरतबा फिर माजाराई शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रिस्क लिया है, और गैर जरूरी रिस्क लिया है मेरे नुक्ता नजर से। मगर ये बताइए कि ये बात तो ठीक है आपकी बिल्कुल कि गैर जरूरी रिस्क लिया है, और पता नहीं इसको किसने फोर्स किया इन लोगों को कि इस तरह का रिस्क लें, खासतौर पर पीपल्स पार्टी। आपने कहा नून लीग लूजर होगी, लेकिन मुझे तो पीपल्स पार्टी को भी नुकसान होता नजर आता है कि खासतौर पे इतना पैसा खर्च करके इतने लोगों को साथ लेके वो सिंध से तो निकलते हैं, लेकिन जैसे हमें खदशा है कि पंजाब या बाकी सूबों से लोग उस तरह से शामिल नहीं होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस्लामाबाद पहुंच गए, एक दफा पहुंच गए, अब आगे क्या करना है? ये आगे क्या करने वाले? जी 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 एग्जैक्टली रऊफ साहब, यही होता है। हम अक्सर जब अपनी ट्रेड यूनियन में भी, स्टूडेंट यूनियन में भी जब हम एहतजाज करते थे तो हम हमेशा ये कहते थे कि ये जो चीजें जैसे हंगर स्ट्राइक है या इस तरह की चीजें हैं, वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। बिल्कुल आप आमतौर पे उन चीजों को अपने पास महफूज रखते हैं कि जी, और उसकी धमकी देते रहते हैं कि जी अगर आपने ये नहीं किया तो हम ये करेंगे। अब आप 8 मार्च को अगर इस्लामाबाद पहुंचते हैं और उसके बाद कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती तो ये एक्साइज एंड फ्यूटिलिटी हो सकती है। ये आपकी अपने तई पीपल्स पार्टी की एक मोबिलाइजेशन जरूर हो सकती है, लेकिन अगर कोई नतीजा खेज चीज नहीं हुई तो फिर जाहिर है आपके लोग, ठीक है सिंध में पीपल्स, क्योंकि सिंध में रूरल सिंध में अब भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है, अब भी कोई ऑल्टरनेट पार्टी उस तरह उभर कर सामने नहीं आई है जो पीपल्स पार्टी को रूरल सिंध में चैलेंज करे। वो तो एक्साइज अपनी जगह रहेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी से ज्यादा नून लीग का नुकसान इसलिए मैं कह रहा हूं कि नून लीग तो देख रही है कि जी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस के जो नताइज हैं और ओवरऑल जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें नून लीग आगे नजर आती है। तो क्या इस एक्साइज के बाद अगर इसमें नाकामी होती है तो नुकसान तो नून लीग को होगा, जो कि पंजाब में अपने आप को देख रहे हैं कि अगर पंजाब हमने जीत लिया तो हम मरकज में हुकूमत बना सकेंगे, और उसका सीधा सीधा फायदा इस नाकामी का मुझे इमरान खान लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर वो अपनी ये सारी कैंपेन्स जारी रखते, मां सिवाय अदम एतमाद की तहरीक के पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ाते, ऑपोजिशन हुकूमत में दबाव बढ़ाते,
लेकिन ये इस एक्सरसाइज में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इत्तेहादी अभी तक कन्विंस नहीं है। ठीक है, उनके अंदर जो लोग हैं वो अभी तक पूरी तरह कन्विंस नहीं है। जिन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की है, अगर उनके पास नंबर गेम्स हैं, तो मैं फिर ये कहूंगा कि नंबर गेम्स पूरे होने के बाद भी आगे की जो सूरत हाल है उसमें मुझे ऑपोजिशन की खातिर खा कामयाबियां नजर नहीं आ रही। कामयाबियां नजर नहीं आ रही। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें मौलाना साहब का धरना हो, उसको भी हमने देखा जब पहली बारिश हुई तो उसके बाद हमने तकरीबन देखा कि 40% लोग जो है वो सुबह सुबह गायब नजर आ रहे थे। इस तरह अगर पीडीएम की जलसे जुलूस की बात करें, बहुत सारे को मैंने कवर भी किया है, ग्राउंड पे जाके देखा है, तो वो लोग निकालने में काफी सारे हमने देखा कि उनको नाकामी हुई है। कहीं ना कहीं मौलाना साहब तो अपने लोगों को निकाल लेते थे, लेकिन दीगर पार्टियां जो है उनको कामयाबी नहीं मिली। अब पीपल्स पार्टी भी आ रही है, पंजाब में तो बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को इकट्ठ करना बड़ा मसला होगा उनके लिए। लेकिन ऐसे में 23 मार्च को अगर पीडीएम आती है तो इस पूरे इसको मुस्तहकम रखना, बरकरार रखना कितना मुश्किल होगा इन सब के लिए सर? बहुत मुश्किल होगा। देखिए, इनके पास मार्च ही है। अगर ये मार्च में कोई जो है मानाखेज तब्दीली लाने में नाकाम नहीं होते, तो फिर उसके बाद आप मुझे बताएं, लॉन्ग मार्च हो गया, अदम एतमाद की तहरीक हो गई, उसके बाद क्या है ऑपोजिशन के हाथ में? अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? आपका अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? उसके बाद तो सिवाय इसके कि आप बैठ जाएं, इधर उधर अपने अंदर देखें कि क्यों नाकामी हुई, इसके अलावा तो कोई और अगर कामयाबी भी होती है तो कामयाबी की सूरत में वक्ती तौर पे तो आप सीना तान के ये कहेंगे कि हमने इमरान खान को निकाल बाहर फेंका, लेकिन उसके बाद इंटरम सेटअप का बनना, वो इंटरम सेटअप कितने पीरियड के लिए होगा इसका तय होना, फिर अगले उसमें कौन वजीर आजम होगा, कौन वो होगा, उसका तय होना, और फिर अगले इलेक्शन में फिर एक दूसरे के खिलाफ सफारा होना। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें ऑपोजिशन में वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी उनका यही कहना है कि बहुत बड़ा रिस्क है, बट ऑपोजिशन की खातिर ख्वाह कामयाबी इस तमाम तर सिनेरियो में नजर नहीं आ रही। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। एक अज़्म है हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। दांतों की हिफाजत बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए कोलगेट स्पार्कल एक बेहतरीन किस्म का टूथपेस्ट है। और अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसमें शामिल है फ्लोराइड, इसमें शामिल है लौंग, इसमें शामिल है पर्ल पाउडर। पर्ल पाउडर जो है वो आपके दांतों को बहुत ज्यादा सफेदी फराहम करता है। अगर आपके दांतों पे कोई स्टेन्स है, डल है आपके दांत, तो ऑटोमेटिकली अगर आप कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये तमाम चीजें दूर हो जाएंगी। अगर हम देखें लौंग, तो जो लौंग है आपके सांस को महकता रखता है और जो बैड ओडोर होती है, बदबू होती है, उससे बचाता है। और जो फ्लोराइड है वो आपके दांतों को बहुत ज्यादा मजबूती फराहम करता है और दांतों में कैविटीज नहीं लगने देता, और कैविटीज नहीं लगते उसकी वजह से दांत में कीड़ा भी नहीं लगता। और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोलगेट स्पार्कल आपको बेहतरीन किस्म का फायदा दे, तो आपने दिन में 2 मरतबा कोलगेट स्पार्कल को अच्छे टूथब्रश के साथ इस्तेमाल करना है, दिन में 2 मरतबा। और इसके साथ साथ यही नहीं, कोलगेट स्पार्कल आप सबके लिए ला रहा है कीमती नमाज जीतने का मौका। अपनी या अपनी किसी भी फैमिली मेंबर की पिक्चर कोलगेट स्पार्कल के साथ हमें भेजें, हम दिखाएंगे अपने मॉर्निंग शो में भी, और इसी के साथ साथ आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके कीमती इनामात भी हासिल कर सकते हैं। नंबर्स इस वक्त आप पब्लिक न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 030693197949, इस पर आपने हमें कोलगेट स्पार्कल के साथ पिक्चर व्हाट्सएप करनी है। जी, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, इजाजत हो तो? यस, इजाजत। बिल्कुल इजाजत मिल गई। तो बात यह है कि कोलगेट स्पार्कल को आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और सही तरीका यह है कि रात को सोने से पहले कुछ भी आपने खाया हो, लेकिन आपकी आखिरी एक्टिविटी सोने से पहले ये होनी चाहिए कि आप कोलगेट स्पार्कल से अपने दांत साफ करें। और इसी तरह से सुबह नाश्ते के बाद आपकी फौरी तौर पे एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि कोलगेट स्पार्कल से अपने दांतों को साफ करें।
इसके अलावा दिन में कहीं भी आप कोई मीठा खाएं तो कोशिश करेंगे मीठा खाने के बाद अपने दांतों को साफ करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके दांतों की हिफाजत के लिए। रात को जब आप खाते हैं और देर तक लंबी मुद्दत के लिए आप दांत साफ नहीं करते तो वो जो बैक्टीरिया है वो आपके मुंह में कोई भी बीमारी पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, रात को सोने से पहले अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से साफ करें। इसी तरह सुबह नाश्ते के बाद लंबी मुद्दत के लिए आपने बाहर रहना है, कुछ खाना पीना अगर आपने हो तो भी मतलब आपके ऐड होती चली जाएंगी चीज़ें, तो वो साफ करें अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से नाश्ते के बाद। और फिर मीठा खाने के बाद, मीठा ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपके दांतों को चिपक जाता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो ये भी आपने करना है कि कुछ भी खाने के बाद मीठा अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से साफ करें। बिल्कुल ठीक हो गया। आप देखते हैं ना हरमीत के पास क्या फायदा है, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी हरमीत। मैं तो ये कह भी सकता हूँ कि मैंने कोलगेट स्पार्कल से सुबह सुबह भी किया है, टूथपेस्ट यूज करता हूँ, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। और एक तो उसकी प्राइस की अगर हम बात करें, रोमा साहब तो बहुत मुनासिब प्राइस है इस वक्त अगर देखें दीगर टूथपेस्ट के अगर उनको भी सामने रखें तो। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग जो है वो रात को सोने से कबल जो है ब्रश नहीं करते। कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि छोटे छोटे ज़रात भी अगर दांतों में रह जाते हैं तो उससे पेन भी शुरू हो जाता है, आधी रात में दर्द शुरू हो, पूरी नींद भी आपकी जो है वो नींद ही आराम हो जाती है। जब आपको दर्द होगा तो कैसे सोएंगे आप? तो ऐसे में बहुत बेहतर चीज़ है कि अगर आप जरासीम और दीगर चीज़ों से अपने आप को बचा रहे हैं तो रात को सोने से कबल जो है वो लाजमी ब्रश कीजिएगा, कोलगेट स्पार्कल से कीजिएगा। तो उसका फायदा ये है कि इसमें बहुत सारी तीन चीज़ें जो ऑलरेडी आपने गिनवा भी दी है कि फ्लोराइड, पेल पाउडर और लौंग है, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दांत भी आपके बड़े खूबसूरत रहेंगे और कम से कम जरासीम से भी बचेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि रात को सोने से कबल आप टूथब्रश ज़रूर कीजिए। बिल्कुल ठीक हो गया, हरमीत ने बिल्कुल ठीक बात की। और इसी के साथ साथ दोबारा जरा एक दफा रिपीट कर दूं कि अगर हमारे व्यूअर्स कीमती नमाज जीतना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत आसान चीज आपने क्या करना है, कोलगेट स्पार्कल के साथ हमें अपनी पिक्चर व्हाट्सएप करनी है। आप अपने किसी फैमिली मेंबर की भी पिक्चर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर्स आप इस वक्त पब्लिक न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हम वो पिक्चर जब हम तक मौसूल हो जाएगी हम अपने मॉर्निंग शो में भी दिखाएंगे, जिसके बाद आप लकी ड्रॉ का हिस्सा बन के बेशुमार कीमती इनामात जीत सकते हैं। बहुत से फवायद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों की सेहत बरकरार रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सो उसके लिए कोलगेट स्पार्कल इज दी बेस्ट टूथपेस्ट। अभी हमें शो में आगे बढ़ना है और सिब्बी का रुख करना है, बट सिब्बी का रुख करने से पहले हम जिस तरह से हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, हॉर्स एंड केटल शो मेला थोड़े दिन रह गए, तैयारियां बहरहाल जोरों शोर से जारी हैं और मजे की बात यह है कि कोई टिकट ही नहीं है। जिस तरह से हमारे कमिश्नर के लिए ओपन है। हमारी बात हुई थी मोहम्मद उस्मान कमिश्नर लाहौर से, जिन्होंने बताया कि इस बार कोई टिकट नहीं होगा, कोई पास नहीं होगा, आम पब्लिक जब जी चाहे जैसे चाहे वो शिरकत कर सकेगी। बड़ी जोर शोर से तैयारी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे माजी में हुआ करता था मेला मवेशियों और स्पा इसको कहा जाता है, यानी हॉर्स एंड कैटल, अंग्रेजी में कहना ज्यादा आसान लगता है, पता नहीं क्यों। तो ये इस वक्त होगा लाहौर में और बाहर की आमद के साथ ही उसका स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने रुख करना है सिब्बी का, और सिब्बी का इसलिए रुख करना है बिकॉज वहां पर भी मेला मवेशियों को लेकर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। और इसके लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं हमें स्पेशल रिपोर्ट भिजवाई है कामरान अहमद ने। तो पहले चलकर रिपोर्ट देखते हैं, तैयारियां देखते हैं। लाहौर की तैयारियां तो हम वैसे ही देख रहे हैं, आते जाते नजर भी पड़ जाती है, बट सिब्बी की क्या तैयारियां हैं आइए चलकर देखते हैं। बीका कदीमी तारीखी सकाफती मेला मईशा माइस्पान 2022 अपनी तैयारियों की आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में सकाफती मेले की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सर्कट हाउस में मौजूद मीर चाकर खान रेंज के किले का सकाफती मॉडल की दिलफरेब लाइटिंग ने किले की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए और शहर की मुताबिक सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। लोग खूबसूरत दिलफरेब मंजर को अपने कैमरे की आंख में महफूज किए बगैर नहीं रह पा रहे। सभी मेले के हवाले से जो इंतजाम हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने किए हुए हैं वो इंतहाई जो है ना वो काबिल तहसीन और काबिल तारीफ की बात है। या जिस भी चौक पर आप जाओगे आपको इसी तरह का सामान इंशाल्लाह मिलेगा। जबरदस्त हर जगह पे जो लाइटिंग है और वो हम इंशाल्लाह रहमान मेले के दिन तक यहाँ पे इंतजार करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे और इस मेले को सकाफती मेले को जरूर देखेंगे। सकाफती मेले में मवेशी मंडी भी लगाई जाती है। ये मेला आवाम की तफरीह के साथ साथ लोगों के रोजगार का भी बाइस बनता है।
सिब्बी के तारीखी सकाफती मेले में जहां चारों सूबों की सकाफत को नुमाया तौर पर उजागर किया जाता है, तो वहीं बरकी कुमकुमों से सजी सरकारी इमारतें दिलफरेब मनाजिर पेश करती हैं। कैमरा टीम इमरान मिर्जा बेग के साथ इमरान अहमद, पब्लिक न्यूज, सिब्बी बलोचिस्तान। तैयारियां देखी तो लग रहा है बड़ा जबरदस्त ये मेला होने वाला है, खूबसूरत बहुत है। सिब्बी दूर बढ़ा नहीं तो चले ही जाता है। कोई नहीं, हम अपना लाहौर वाला देख लेंगे। यहाँ शो भी करना होता है, लेकिन लाहौर वाला जरूर देखेंगे। और ये है कि सिब्बी की भी तारीख बड़ी पुरानी है इस मेले की, 200 साल से चल रहा है और हर साल इसको मुनक्कद करते हैं। ये बड़े जोर शोर से इसका एहतमाम होता है और बड़ी रौनक होती है। फिर वहाँ पे दूर दराज के इलाके के लोग, अच्छा इसमें कमाल ये होता है कि अपने अपने जो घोड़े और वो फिर घोड़ों के तमाशे होते हैं और उसके साथ जो मवेशी हैं वो दूर दराज से लेके आए जाते हैं और बड़ी रौनक लगी होती है। रात की लाइटिंग जैसे आपने देखा है तमाम इमारतें हुई हैं। लाहौर का तो बहुत ही बड़ा है ना, लाहौर का तो बहुत ही बड़ा होगा इंशाल्लाह ताला। सो इंशाल्लाह देखेंगे भी उसको, आप लोगों को भी दिखाएंगे। और अभी हम मजीद शो में आगे बढ़ेंगे, सवाल का रुख करेंगे। हम अक्सर डिस्कस करते हैं और हमें पता भी है कि पूरे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है और खेलों को लेकर भी जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा दिलचस्पी शो करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें बच्चों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अभी हम सवाल का रुख करेंगे जहां पर बहुत से नौजवान और बच्चे ऐसे हैं जो स्कीइंग का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं और बड़ी जबरदस्त स्कीइंग खेलते हैं। हालांकि इनको कोई भी सरपरस्ती हासिल नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां से ये ट्रेनिंग वगैरह कर सकें, इनको प्रैक्टिस कर सकें, अपनी मदद आपके तहत खेलते हैं। सो अभी हम सवात का रुख करेंगे जहां पर एक 13 साल बच्चा है जो स्कीइंग बहुत जबरदस्त खेलता है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको बहुत ज्यादा सराहा और इसको और शेयर किया। हाँ। सो उसके बाद अब बच्चे का ये कहना है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी करना चाहते हैं। बट हमारे पास पहले एक रिपोर्ट है स्कीइंग के हवाले से, हाँ, अदन संगीन खान की। सो पहले चलकर रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, फिर अदन ही हमें शो में ज्वाइन करेंगे। स्की प्लेयर अदन संगीन खान इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अदन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताएं, इतनी जबरदस्त आप स्कीइंग करते हैं, सीखी कहाँ से? जिस तरह से बाकी बच्चे सवात के हैं, खुद ही से प्रैक्टिस करते हैं और खुद ही से खेल खेल कर मास्टर हो जाते हैं, इस हवाले से बताइएगा। अभी अदन आ जाएंगे थोड़ी देर में हमारे साथ। ओके। तो बात यह है कि बड़ी मुश्किल खेल है। अच्छा, स्कीइंग जो है असल में लाइव देखी है मैंने, तो बस इसी तरह से मैंने करके देखी हुई है। ओके। ये मोंट ब्लांc जो पहाड़ है स्विट्जरलैंड में, उसमें मुझे ले गए थे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि बर्फ के ऊपर करना होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है और चोट लगने का भी डर होता है, आप गिरते हैं बहुत ज्यादा। तो अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्रॉस कंट्री, ठीक है ना, और एक डाउन द हिल, जैसे आप ऊपर पहाड़ की चोटी से नीचे आ रहे होते हैं। दूसरा जो होता है वो आप चलते चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब लंबे डिस्टेंसेस कवर करते हैं। तो खैर वो डाउन द हिल जो है वो तो मैं कर नहीं सकता था। डाउन हिल जो है वो तो मुझे बहुत डर लग रहा था मतलब उसको करते हुए। लेकिन वो जो क्रॉस कंट्री है वो करते हुए मैं पता नहीं कितनी दफा गिरा हूँगा, कपड़ों के अंदर बर्फ चली गई, ऊपर से वो बर्फ पड़नी शुरू हो गई। अच्छा। जिस दिन हम वहाँ पे थे तो पहाड़ की चोटी के ऊपर बर्फ पड़ी तो और ज्यादा सर्दी। फिर हमने पनाह ली, एक लकड़ी का छोटा सा कैबिन था बना हुआ था, उसमें पहले से आपको कह दिया जाता है कि अपनी कॉफी शॉफी वगैरह आप अपने साथ लेके आए। तो हम जनाब बैग पैक अपने थे, उसमें कॉफी लेके, और मुझे अभी तक याद है वहाँ पे बैठे हुए थे और बड़ी देर हमने इंतजार किया बर्फ थोड़ी सी कम हो जाए तो फिर हम दोबारा आगाज करें, लेकिन मैंने की जरूर। और जैसे अच्छा, हरमीत का एरिया है ना, जो पूछते हैं हरमीत ने भी कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया, तब तक अदन भी हमारे साथ होंगे। हरमीत बताइएगा, कभी इत्तेफाक हुआ स्कीइंग करने का? नहीं, रूमा अगर मैं, जाहिर बात है कि बर्फीला इलाका है और ज्यादा वो होती है कि बर्फ बहुत ज्यादा होती है और हमारा इलाका भी काफी पहाड़ी है और स्नोफॉल से ढके होते हैं हमारे पहाड़। लेकिन हाँ, मैंने ट्राई नहीं की, बहुत मुश्किल गेम है। रहूर साहब ने तो फरमाया कि इसके लिए जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन चोट लगने का जो खदशा है वो भी बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो पहाड़ है उनकी जो शेप है वो बहुत डिफरेंट है मुख्तलिफ पहाड़। क्योंकि अगर हम सवाद कालाम की बात करें तो कालाम से हटके जो शांगला के पहाड़ है तो वहां पे दरख्त बहुत ज्यादा आपको वहां पे मिलते हैं। फिर दूसरी बात है कि खाइयां बहुत बड़ी गहरी है, तो ये बहुत ज्यादा डर होता है वहां पे, और जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा लोग तो है। मैं समझता हूँ कि छोटे बच्चे को देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि इस छोटी सी उम्र में वो इतना, जाहिर बात है कि टफ गेम है, मुश्किल है। इस उम्र में बच्चे जो है वो घर से बाहर नहीं निकलते और ये बच्चा जाके जो है गेम खेल रहा है और वो गेम जो है ज्यादा टफ है। जो बड़े भी खेलते हैं तो बड़े एहतियात के साथ करते हैं।
तो मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बहरहाल इलाका मेरा है, खूबसूरत इलाका है, और वैसे भी जब बर्फ पड़ती है तो उसको वैसे भी मुख्तलिफ खेल जो है वो खेले तो जाते हैं। रोमा अगर हम देखें तो वहाँ पे इसीलिए जो स्नोफॉल होती है तब मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स जो है लोगों के अपने जो मुकामी इलाकाई खेल हैं वो ज़्यादा खेले जाते हैं, तो उसको ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ के लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सही हो गया। अच्छा, जिस तरह से हरमीत ने कहा, और वाकई हमने देखा है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है, बट हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। और बच्चे चले, ये तो अभी इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, जब भी किसी नेशनल लेवल पर कोई भी मुकाबला जीता या अपने ओन पर बैरून मुल्क गए वहाँ पर कोई मुकाबला जीता, तब हमारी हुकूमत जो है वो होश के नाखून लेती है। सो मेरे ख्याल में इस चीज़ को पहले देखने की ज़रूरत है ताकि हुकूमती सरपरस्ती बच्चों को हासिल हो सके। अदन हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं, स्की प्लेयर। अदन, थैंक यू सो मच। अदन, आप इतना जबरदस्त ये खेल खेलते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं सीखा कैसे? खुद ही से खेल खेल के प्रैक्टिस कर 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 यहाँ तक पहुंचे? अदन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ठीक है। अदन, ये बताओ, आप इतनी जबरदस्त स्कीइंग कर रहे हो, ये सीखी किससे? ये मेरे मामू ने मुझे सिखाए है। अच्छा, मामू ने सिखाई है। तो ये तो बड़ा मुश्किल खेल है, और मतलब आप पहाड़ी से ऊपर आते हो ढलवान पे? हाँ, वह पहाड़ से हम ऊपर आते हैं, वही स्कीइंग करते हैं। अच्छा, और कितने साल हो गए करते हुए आपको ये? मुझे ये 7-8 साल हो चुके होंगे। इसका मतलब है कि आप 5-6 साल के थे जब आपने शुरू किया? हाँ जी। तो उस वक्त तक तो आदमी को पूरे प्रॉपर तरीके से वो पैरों को बांधना भी नहीं आता, तो इतनी छोटी उम्र में आपने कैसे सीखा था? फिर मुश्किल नहीं लगा था? नहीं, ये यहाँ मेरे मामू जाते थे तो एक दिन मैं चला गया, तो मुझे ये गेम खेलना भी अच्छा लगा, फिर वहाँ से। कभी कोई तजुर्बा बताओ ऐसा जिसमें ज्यादा मुश्किल लगी हो, गिर गए हो, फिर क्या किया? जब पहली बार मैं मलम जबा के टॉप से आ रहा था तो वहाँ बहुत बार गिरा, और वो बहुत मुश्किल था वो टाइम। अच्छा, वो मुश्किल था बहुत ज्यादा। और ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर ने तो आपकी वीडियो देख ली, बहुत तारीफ की उसकी, उसको शेयर भी किया। आप प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो क्या मिल के क्या कहना है आपने? मैं चाहता हूँ कि पीएम इमरान खान मुझसे मिले, और मैं ओलंपिक में भी जाना चाहता हूँ, और अपने इलाके और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। चलें, ठीक है, हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज पहुंच चुकी होगी अब तक डेफिनेटली। हरमीत का जरा सवाल ऐड कर लें। जी हरमीत। अच्छा, अदन, बहुत मासूम से हो, बहुत प्यारे से हो आप, और बहुत छोटी उम्र में आपने शुरू किया, तो बहुत सारे खेल और भी थे, तो इस खेल की तरफ आए क्योंकि बहुत ज्यादा सख्त खेल था, और ऊपर से क्या माँ बाप ने, जिस तरह आपने कहा कि आपके वालिद साहब जो है वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो वालदा ने कुछ नहीं कहा कि बेटा नहीं जाओ, बहुत ठंड? अक्सर तो ऐसा होता है कि वालदा जो वो ज्यादा कहती है ठठरदी सर्दी है, बाहर ना निकलो। नहीं, मेरी वालिदा तो मुझे कुछ नहीं कहते, वो भी मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। अच्छा अदन, ये बताओ कि ओलंपिक। अच्छा, अम्मी भी ज्यादा सपोर्ट करती है? हाँ। अच्छा बेटा, ये बताओ कि ओलंपिक्स में तो आप जाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान लेवल पे आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान की कोई अगर स्पोर्ट्स की वो कोई रेसेस होती हैं इस तरह की, तो उसके अंदर नंबर बनाना पड़ेगा। तो उसमें किसी में शिरकत की है आपने, किसी टूर्नामेंट वगैरह में अभी तक? हाँ, वो टूर्नामेंट्स में मैंने की भी है और जीता भी है, मेडल्स और कप्स ये सब कुछ लिया है। सही, मेडल्स भी हासिल किए, कप्स भी हासिल किए। बहुत जबरदस्त की प्लेयर अदन हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद थे। थैंक यू सो मच अदन, और आपकी जो ख्वाहिश है, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं, अल्लाह करे आपकी आवाज़ जो है वो उन तक पहुंच चुकी होगी डेफिनेटली। सो आपकी मुलाकात भी हो, और जो आपकी ख्वाहिशात हैं, आप वो तमाम चीज़ें जो आपने टारगेट सोचे हुए हैं या कुछ भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में ख़वातीन अब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं और हर फील्ड में इनफैक्ट काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत सी फील्ड्स में अब ख़वातीन बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं,
काम कर रही हैं, बट अगर हम देखें तो अभी भी इस टाइम में भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो घरेलू कामों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देती हैं। गो कि वो भी एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंटली वर्क करना, अपने लिए कमाना, ख़ुद को फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करना आजकल के ज़माने में ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो रुझान ये है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुलाजमतों को, जॉब्स को प्रेफर करती हैं, बिकॉज़ माइंडसेट हर एक का यही होता है कि चलो एक पक्की नौकरी है, काम करना है, हर महीने तनख्वाह आ जाएगी और कुछ और इसी तरह की चीज़ें हैं। बिज़नेस में ख़वातीन बहुत ज़्यादा कम आती हैं, इसकी क्या रीज़न्स हैं और मुआशी तरक्की में, किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में ख़वातीन की बिज़नेस कोचिंग किस कदर अहमियत की हामिल है, इस पर आज हमने डिस्कशन करनी है। बिज़नेस एंड लाइफ कोच शानज़े समरीन फैज़ इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शानज़े एंड वेलकम टू आवर शो। बहुत कुछ आप ऑलरेडी कर रही हैं, कोई 11 से 12 कंपनीज इनकी अपनी हैं, और अभी आप बता रही थी रिटेल में और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा आप करती हैं। अब हम उसमें भी बाय द वे आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि मुआशी तरक्की में ख़वातीन की बिज़नेस कोचिंग कितनी अहमियत की हामिल है? जिस तरह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इस तरह किसी भी शख्स को बिज़नेस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जो अभी पहले आपसे बात हो रही थी कि कैपेबिलिटीज़ की बात होती है, सारी जेंडर के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं टैलेंट को। सो चाहे औरत बिजनेस करे या मर्द बिजनेस करे, दोनों की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। सो इट्स सिमिलरली जितना मर्दों के लिए ज़रूरी है उतना ही औरतों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, बिजनेस कोचिंग में अगर देखें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, या जब आपके लिए आपके पास कोई आता है कि हमें इस तरह से गाइड करें, ट्रेन करें, आप उसको क्या क्या चीज़ें सिखाती हैं? देखें, दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के लोग हैं। एक जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, और दूसरा होता है कि जो ऑलरेडी एक स्टार्टअप मोड में होते हैं या अपना ऑलरेडी फैमिली बिजनेस रन कर रहे होते हैं, दे वांट टू एक्सेल मोर, कि मूव फॉरवर्ड उसको कैसे करना है, एक्सपैंड कैसे करना है, सस्टेन कैसे करना है। सो दे आर लाइक 2 डिफरेंट डिविजन्स हो जाती हैं। हमारे यहाँ औरतों को इस माशरे में 4 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं: एजुकेशन, स्टिचिंग, कुकिंग एंड मेकअप। इन 4 चीज़ों के अलावा वो कहते हैं कि ये बाउंड्री है, बिकॉज ये वो हैं जिनमें आपका रिलेशनशिप ज़्यादातर ख़वातीन के साथ ही रहता है, और आप 2 बजे 2:30 बजे स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं, 3 बजे तो आप घर आ जाते हैं। तो वो उनको होता है कि एक लिमिटेड टाइम हो, घर को भी देखें, बाहर भी देखें। प्लस ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए इन इंडो पाक सोसाइटी, आई वुड से, कि इफ़ द गर्ल इज़ अनमैरिड, वो कोई बिज़नेस करना चाहती है, तो उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कल को तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, तुम्हारी शादी के लिए सेव करें। सो वहाँ पे आपको वेंचर कैपिटल्स बहुत सारे हैं पाकिस्तान में भी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो आपको अब फंडिंग्स देते हैं। इफ़ यू हैव अ गुड बिजनेस आइडिया, आपका पिच डेक अच्छा बना हुआ है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो फाइनेंस इज़ नॉट एन इशू एनी मोर। एक तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों को तो हम करना चाहते हैं, पैसे नहीं हैं। सो करने की विल अगर आपके पास है तो दे आर लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान का है, उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जो आपका ये स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त पाकिस्तान का। PITB का प्लान 9 है। दे आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती है हर तरह की। ठीक है। सो देन वहीं से शुरू होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, टैक्स पे करना है, पंजाब के रेगुलेशंस अलग हैं, सिंध के रेगुलेशंस अलग हैं, आपको PRA में रजिस्टर करना है। सो बेसिक तो आपकी लीगैलिटीज से शुरू होता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है आपके पास, फंड्स कहाँ से आने हैं, फिर आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है, आप ये बिजनेस आइडिया है, सो व्हाट इज़ योर वाई। अगर मैं मॉडर्न मलंग स्टूडियो रन कर रही हूँ, सो व्हाट इज़ माई वाई, मैंने मॉडर्न मलंग क्यों बनाया और इससे मुझे इम्पैक्ट किया है, ये भी बताएं। ये इसलिए बनाया है बिकॉज हमारे जितने भी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके इमोशनल हेल्थ इश्यूज से। इमोशनल इश्यूज़ पे हम बात ही नहीं करते। हमारे लिए छड़ रहन दे इज़ द सिंपल वे ऑफ टेलिंग के जस्ट लीव इट, बट वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, विच इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपकी बहुत सारी अदर मेंटल एलिमेंट्स, स्प्लिट पर्सनालिटीज, बहुत सारे शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी फिजिकल हेल्थ इशू इज़ इन द टिशू, ये मेरी उस्ताद कहती हैं शनाज मिनल्ला कि इशू इज़ इन द टिशू। तो वो जब मैंने देखा कि इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट बीइंग इन अ बिजनेस एंड इन पर्सनल लाइफ के मेडिटेशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। अब मॉडर्न मलंग में हम 4 मेन डिविजन्स पे काम करते हैं। एक हमारा लाइफ कोचिंग एंड बिजनेस कोचिंग है, जिसको हम अतालीकी कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज में इसको अतालीकी कहा जाता है, जिसमें आप गाइडेंस दे रहे होते हैं। दूसरे हमारे मेडिटेशंस आते हैं, विच इज़ मुराकबा। वो डिफरेंट काइंड ऑफ मुराकबाज होते हैं जो कि आप एंशिएंट डॉट से, मैं इसको रिलेट करती हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा जाते थे वो मुराकबा करते थे। सो एक आपको एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी इसका मिलता है कि मुराकबा कितना इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल सेनिटी के लिए।
फिर आपका आ जाता है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं महफिल समात। ठीक है, हमारे पास लोगों को वेंटिंग करने की जगह नहीं है। अगर मुझे कोई तकलीफ है तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट देयर इज़ नो वन जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है इस वक्त, बिकॉज हर एक के अपने चैलेंजेस चल रहे हैं। तो हर एक को लगता है मेरा मसला बहुत बड़ा है, अगले का मसला कुछ भी नहीं है। सो एक सपोर्ट ग्रुप काइंड ऑफ इंटरैक्टिव डिस्कशन जहाँ पे लोग एक तरह के मसाइल से गुजर रहे होते हैं या उस मसाइल से गुजर चुके हुए होते हैं, तो वो आपस में जब डिस्कस करते हैं तो आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, एक प्रोडक्टिव डिस्कशन होती है, एंड देन यू कम आउट ऑफ इट। सबसे बड़ा उसमें एडवांटेज होता है कि यू फील कि आई एम नॉट द ओनली वन, मतलब खाली मैं ही विक्टिम नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट द बेचारा और बेचारी, द लॉट ऑफ पीपल आर इन द सेम मिजरी, एंड कुछ लोग उसमें से निकल आ चुके होते हैं, तो वो कैसे निकल के आए हैं। सो वो एक अगेन पार्ट ऑफ कोचिंग एंड काउंसलिंग हो जाता है। फिर काउंसलिंग आ जाती है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन नताली की। काउंसलिंग में होता है कि आपकी कपल थेरेपी, आपकी टीनेज पेरेंटिंग है, आपकी करियर काउंसलिंग है, वो देन डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। इनर चाइल्ड हीलिंग जिसके ऊपर हम बात ही नहीं करते, बचपन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, यानी कि ये आपकी तमाम चीज़ें स्टूडियो में होती हैं। हाँ। ठीक हो गया जी। मुझे ये पूछना है कि मतलब माजी में देखा गया है पास्ट में कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस तरफ रुझान नहीं आता उनका कारोबार करने का। आप लोग जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरह से अब ख़वातीन को प्रमोट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क पड़ा है परसेंटेज का? कितने % ज़्यादा हो गई हैं ख़वातीन अब? सर परसेंटेज हमारी फ्लक्चुएट करती है। ख़वातीन ज़्यादा होती हैं अगेन जैसे मिड लाइफ में आती हैं, या तो शादी हो रही है तो जी प्रायोरिटी इज़ शादी, तो ससुराल वाले नहीं मान रहे तो जी बिज़नेस छोड़ दिया। ये इंक्यूबेशन सेंटर में सबसे ज़्यादा चैलेंज यही आता है कि जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन और 3-4 महीने के बाद लड़की की शादी हो रही होती है, तो वो उसके माँ बाप की प्रायोरिटी एंड वो सोसाइटल प्रेशर इतना होता है कि शी हैज़ टू माइंड अप द बिजनेस, तो वो अगेन बैक ट्रैक पे आप चले गए। सेकेंडली मिड लाइफ क्राइसिस, अगर एक खातून शादीशुदा है तो लाइक बच्चे पैदा हो गए, फिर बच्चों को पालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो हमारे यहाँ औरत को फैसिलिटेट नहीं करते। हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकती जब तक आप वुमेन फैसिलिटेट ना करें। मेरे घर में अगर मुझे सपोर्ट नहीं होगी तो मैं काम नहीं कर सकती। अगर मेरी फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मेरे फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, सपोर्टिव नहीं होंगे, तो आई कैन नॉट वर्क। कहते हैं ना, ऐसा एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गाँव लगता था पहले, इसी तरह एक औरत को काम करने के लिए भी इसको पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, खानदान की मदद। बिल्कुल। अब बेटरमेंट ये आ रही है कि चूंकि लोग रियलाइज कर रहे हैं कि एक फर्द ये वाहिद का काम नहीं है कि वो कमाए और पूरे घर का खर्चा उठाए, पॉसिबल नहीं है। आपके एक्सपेंसेस हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, बच्चों की एजुकेशन बढ़ रही है, एज यू आर ग्रोइंग आपका सोशल मीडिया इम्पैक्ट इतना पड़ रहा है, यू आर बिकमिंग ए क्लोज विलेज, तो औरत को लामहला काम करने के मौके दिए जा रहे हैं, बिकॉज इट्स बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह की तरफ से कुछ नाजिल हुआ है कि जी आपको पार्टनरशिप करनी है। तो वो उसमें अब यह है कि बहुत सारी कंपनीज़ में इंक्लूडिंग पंजाब गवर्नमेंट ने एक्चुअली बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि 25 एम्प्लॉइज़ से ज़्यादा जहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे एक डे केयर सेंटर इज़ अ मस्ट। ठीक है। उसके अंदर वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, पूरा जगह आपकी होती है, पूरी इन्वेस्टमेंट उनकी होती है, पूरी फंडिंग उनकी होती है, जो कि बहुत सारी ख़वातीन को नहीं पता। तो जब वो हमारे सेंटर में आती हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि जी आप ये भी कर सकते हैं। ओके, सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। ठीक है जी हरमीत। अच्छा मैडम, शुरुआत में बड़ी अच्छी बात आपने की कि हमने ख़वातीन को जो है एक साइड पे महदूद किया है, जिस तरह आपने कुछ चीज़ों की मिसालें भी दी, लेकिन आपकी तरफ जो ख़वातीन आती हैं तो बिजनेस में किस तरफ उनका ज़्यादा रुझान होता है, और दूसरी बात है कि चैलेंजेस चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद है, तो वो किस तरह के चैलेंजेस उनको सामना होता है? ठीक है, आपका 2 पार्ट क्वेश्चन है। वन इज़ लाइक कि अब बिजनेस का रुझान टीचिंग एंड कुकिंग एंड मेकअप से हट के काफ़ी सारी चीज़ों में जा रहा है। IT इज़ वन थिंग जिसमें औरत काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। COVID is a blessing in disguise because lot of people have understood how to work from home on a social platform or digital media. So वो social marketing and e-commerce की तरफ काफ़ी आपका रुझान है। बहुत सारी औरतें कैंडल्स मेकिंग में आ गई हैं, फैशन स्टाइलिंग में आ गई हैं, दे लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो वो बना रही हैं। सो बिकॉज अब उनके पास सेलिंग एवेन्यू आ गए हैं, तो आपको एक स्टोर की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ वुमेन हैव स्टार्टेड सेलिंग डिफरेंट थिंग्स। एक कोई बखूर की एक खातून है, वो बखूर बना के वो सेल करती हैं ऑनलाइन। एक खातून है, वो वाटर कीफर एक मेडिसिनल चीज़ होती है, इसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, शी इज़ सेलिंग दैट ऑल्सो ऑनलाइन। सो देयर लॉट ऑफ women are coming जिनको अभी वाटर कीफर जिनका है या कम्बूचा टी है, सो शी नीड्स टू एक्सपैंड। अब वो जब रिटेल में जाएंगी, आउटलेट्स पे जाएंगी, तो वो कैसे जाएंगी, ये हम उसकी गाइडलाइन पे बात कर रहे होते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन था चैलेंजेस क्या आते हैं। चैलेंजेस सबसे पहले सोशल एक्सेप्टेंस।
फैमिली एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, देन फाइनेंसेस, देन इन सबसे पहले बड़ा आता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कैसे करूँगी, मुझसे तो नहीं होगा, ये मैं कैसे करूँ। वो सेल्फ डाउट हमारे बच्चियों में हम पैदाइशी तौर पे इतना भर देते हैं ना कि तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुमने पढ़ना है और तुमने शादी करनी है और तुमने अगले घर जाना है। वो माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, बट स्टिल विल टेक टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया शानजे हमारे साथ शो में मौजूद थी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें और टिप्स शानजे ने शेयर की। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। PSL 7 का इख्तिताम हो चुका है और ट्रॉफी पहली बार लाहौर कलंदर्स ने अपने नाम की है, लाहौर कलंदर्स ने जीती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात है। बट यही नहीं, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि 24 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलवी टीम जो है, क्रिकेट टीम, वो पाकिस्तान आई है, मैचेस खेलेगी। प्रैक्टिस मैचेस जो हैं उनका भी आगाज़ अभी हो चुका है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। PSL बड़े अच्छे नोट पर इख्तिताम पजीर हुआ। सो इस वक्त ओवरऑल एनालिसिस के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट इरफान ज़हीर। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। मुबारकबाद दूं या ना दूं, पता नहीं अब आप किसकी साइड पर थे। मुल्तान सुल्तान्स को तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा चलें, मुबारक हो आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें, मुल्तान सुल्तान्स थ्रू आउट बहुत अच्छा खेली, बट कल क्या वजह थी जो उनकी हार की वजह एक बन गई? और लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छा खेले, स्टार्ट अच्छा नहीं था बट एंड पर आके अच्छा हो गया। सो ट्रॉफी जीत ली। देखिए, उसमें T20 में सबसे शॉर्टर फॉर्मेट होता है और बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है और उसमें कोई एक आधी परफॉर्मेंस ही आपकी गेम को अवे ले जाती है। और जिस तरह हमने देखा कि मैंने हमेशा तमाम PSL के अंदर मैं बात करता रहा हूँ कि जो कम्बिनेशन इस दफ़ा लाहौर कलंदर का लग रहा है वो सबसे बेहतरीन है। लास्ट वीक मैंने आतिफ राना साहब जो लाहौर के कलंदर के ऑनर भी हैं, CEO है, उनसे भी मैंने इंटरव्यू किया। मैंने यही बात की कि इस दफ़ा आपकी बैटिंग सबसे बेहतर और स्टेबल नज़र आ रही है। बॉलिंग तो आल्दो हमेशा इनकी बेहतर होती है बट बैटिंग में हमेशा प्रॉब्लम नज़र आता है। तो इस दफ़ा इनके कम्बिनेशन बहुत अच्छा था और इसी रीज़न से मैं हमेशा कह रहा था इस PSL के अंदर कि सबसे फेवरेट साइड जो है वो लाहौर कलंदर है। आल्दो के ओवरऑल क्रिकेट अगर हम देखें तो वो मुल्तान सुल्तान ने सबसे अच्छी खेली है। जिस तरह के वो अनबीटेबल रहे, इस सिर्फ एक मैच हारे, लाहौर कलंदर से ही हारे, और बाकी भी क्वालिफाई 1 भी बड़ा अच्छा खेले वो। तो ओवरऑल उनकी टीम बड़ी अच्छी खेल रही थी। बट ये क्रिकेट में बोला जाता है कि जब आप कंटिन्यूसली जीतते हैं तो एक आधा बुरा दिन प्लेऑफ या सेमीफाइनल या फाइनल में आता ही आता है। ये एक ट्रेडिशन रही है क्रिकेट की, तो ऐसा होता है नॉर्मली। तो वो हमें लग रहा था कि वो दिन लगता था कि फाइनल ही होगा। और जिस तरह की स्पेक्टेटर्स ने लाहौर को सपोर्ट किया, लाहौर के तमाम मैचेस के अंदर, नॉट ओनली इन फाइनल, चाहे हम बात करें एलिमिनेटर 2 की बात करें, सपोर्ट आपने किया, हर मैच देखने इरफान स्टेडियम में पहुंचे होते। मजबूरी थी ना, काम था वो लोग। बंदा काम को बना लेता है, मजबूरी है, सही बात है, काम बन जाती है। नहीं, वो काम आपका पैशन भी हो तो फिर आपको पता है ज्यादा मजा। ठीक है, तो कल आप जब बता रहे हो कि 25-30 हज़ार बंदा तो अंदर होगा कम अज कम भी। 30,000 कह रहे थे कि इनसाइड है और मेरा मानना ये कि इतना ही बंदा बाहर था, शायद उससे ज्यादा ही बाहर था। और इसी आस पे कि शायद हम भी। अच्छा, वैसे जरा हरमीत का रुख कर ले, पता नहीं हरमीत को क्या उदासी छाई हुई है, जरा पूछे ना। मुल्तान सुल्तान के हारने का दुख है हरमीत? नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस बार लाहौर को बहुत ज्यादा इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि 6 साल हो गए भाई, बहुत हो गया। राणा साहब बेचारे हमेशा हमने रुलते हुए देखे, कल उसके चेहरे पे हंसी देखी हमने। लेकिन पाजी, ज़हीर पाजी, एक चीज हमने देखी है कि जो मोहम्मद हफीज को अगर देखें कल की उनकी कमाल की परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से कम लाहौर को जो जीत हुई है, इसके साथ साथ अगर शोएब मलिक को हम देखें, दोनों को कंपेयर करें तो कम से कम उनकी जो फिटनेस है वो भी बड़ी कमाल की है। शोएब मलिक ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले मैचेस में। तो कैसे देखते हैं कि यंग के मुकाबले में ये जो बंदे हैं सीनियर होके भी अपनी फिटनेस उसी तरह रखे हुए हैं? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये यंगस्टर के लिए बड़ा एक अच्छा लेसन भी है और एग्जाम्पल है कि अपना फिटनेस दोनों ने किस तरह इंटैक्ट रखी। हफीज की थोड़ी बात कर ले तो हफीज पूरे PSL के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। काफी ज्यादा उन पे क्रिटिसाइज भी हो रहा था और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद फाइनल में इनको खिलाना भी नहीं चाहिए। बट मैं इसको बैक इसीलिए कह रहा था कि सीनियर मेंबर आपका बड़ी गेम का प्लेयर होता है और हफीज और मलिक जो है बड़ी गेम के प्लेयर हैं। और जिस तरह की ऊपर से क्राइसिस आ चुके थे, 3 विकेट्स उनकी आउट हो गई थी, हफीज ने आके संभाला, इनिंग्स को एंकर किया, अच्छा बेस बनाया फिर मतलब जी उसको हैरी ब्रुक्स ने बड़ा अच्छी पार्टनरशिप लगी। हाँ जी, और फिर उसको क्लोजिंग जिस तरह अगेन उसको सम अप किया जाके वीजा ने जिस तरह खूबसूरत एलिमिनेटर 2 भी जिताया। और कल वाली इनिंग्स भी मेरा ख्याल है 8 गेंदों पे अगेन
28, लास्ट मैच में भी इसी तरह था और इसमें भी ऐसे, और हफीज के फिर 3 विकेट्स भी लेना, जो विकेट्स भी बहुत क्रूशल ली उन्होंने, और खास तौर पे रिजवान की जिस तरह विकेट शुरू में उन्होंने ली वो बड़ा क्रूशल था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो बहुत आउटस्टैंडिंग, बट हफीज को जितना आप उसे अप्रिशिएट करें वो कम है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाए कि ये तो हमने जीत लिया, खुशी हो गई और जश्न मना लिया, रात बहुत देर तक पटाखे चलते रहे, बल्कि फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं मेरे इलाके में, तो लोग खुश, पूरे लाहौर में ऐसे ही था, पूरे लाहौर में ऐसे ही था। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आई 24 बरस के बाद, तो इसको कैसे आप देख रहे हो? क्या मतलब टीम पूरी स्ट्रेंथ के साथ आई है, और जो टीम पाकिस्तान ने अनाउंस की है उसमें कोई खास तब्दीली ऐसी नहीं है, वही रूटीन जो मतलब 2 हो चुकी है इंजरी की वजह से, एक तो हो चुकी है आबिद अली की, आबिद अली तो पहले ही नहीं थे, वो अपनी, हाँ जी, अभी हसन अली और फहीम अशरफ दोनों इंजरी की वजह से कल बाहर हो गए हैं। अच्छा, उनकी जगह पे जी मोहम्मद वसीम आ चुके हैं और उनके दूसरा इफ्तिखार अहमद, ये दोनों की इंक्लूजन हुई है इन दोनों की जगह पे, तो ये 2 चेंजिंग कर दी गई है, कल रात को की गई है। और मेरा मानना ये है कि मैं पूरी वही अगेन पाकिस्तानी टीम देखे तो बैटिंग तो समहाउ आबिद अली के अलावा सिमिलर ही है, शान मसूद उनको रिप्लेस कर लेंगे, और बाकी हमारा तमाम बैटिंग ऑर्डर हमें पता ही है कि क्या खेलेगा, बाबर होंगे, रिजवान होंगे, ठीक है, तो वो हमें तो ऑलरेडी पता है। बट बॉलिंग मुझे थोड़ी सी वीकर लिंक नजर आ रही है पाकिस्तान की। शहनशाह अफरीदी के साथ हसन अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट हसन अली वर्ल्ड कप के बाद से कंटिन्यूसली हम देख रहे थे कि आउट ऑफ कलर थे, और मेरे राय के मुताबिक ये कि हसन अली की इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी, उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनको बिठाया गया कि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस बुरी दे रहे थे उनको रेस्ट दिया गया कि नए बंदे को चांस किया। बट अगर आपने जो रिप्लेसमेंट में मोहम्मद वसीम को भी डाला तो उसकी परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं है, और वो भी T20 का बॉलर है, वो टेस्ट का बॉलर नहीं है। तो आप देखना पड़ेगा कि कौन सा सेकंड बॉलर उनके साथ सपोर्टिंग रोल के अंदर आता है, क्योंकि सारा बर्डन जो है वो शहनशाह अफरीदी के ऊपर आ रहा है। स्पिनर तो चले नुमान अली और साजिद खान आपके पास है, तो ये अब देखने की चीज है कि वो किस तरह इस बर्डन को लेके चलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन को आल्दो कि हम बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट हमें पेस अटैक भी अच्छा सॉलिड चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे कंसिडरिंग के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें अगर पेस अटैक नहीं होगा अच्छा, तो ये स्पिनिंग साइड पे ज्यादा जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, ऑब्वियसली स्पिनिंग ही बनाएगा। उसके अलावा हमने देखा कि हर कंट्री अपनी जो बेस्ट सूटेबल कंडीशन होती है उसको करता है, और ऑस्ट्रेलिया के पास भी कोई बहुत बड़े शेन वॉर्न टाइप के स्पिनर नहीं है अब। एक तो उनके पास स्पिनर भी अच्छे नहीं है, दूसरा उनकी टीम इसमें फंसती भी है। हमने यूएई के अंदर भी उनके साथ जब सीरीज जीती थी लास्ट, तो इसी तरह किया था कि हमने 2-0 हराया था स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। तो अब यासर शाह का ऑब्वियसली तब बहुत अच्छा रोल था, बट अभी ये दोनों बॉलर अच्छा कर रहे हैं, तो टोटल प्योर स्पिनिंग ट्रैक की तरफ ही पाकिस्तान जाएगा। ठीक है जी हरमीत। हाँ, अच्छा, मैं तो उससे गिला ही करूंगा, और आपका जो गिला है इरफान तक पहुंचाऊंगा। इरफान, बड़ी ज्यादती की आपने पास ना दिलाकर मैंने आपके स्टार्ट में कहा, मैंने कहा इरफान ने, आप यकीन करें कि मेरे कल के दिन की पहले तो चलो जो हुआ, कल एक दिन के अंदर कम से कम मेरे पास को 300-400 मैसेज और कॉल्स दी के पास 300-400 में से आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी किसको देनी है। अब आपको नहीं मिला, पेनल्टी करनी चाहिए, वेरी बैड। नहीं, अनफॉर्चुनेटली पीसीबी ने फाइनल से बहुत बड़ा जुर्माना होना चाहिए रोमा इस पे। ऐसा जुर्माना। और मजे की बात ये, मुझे कहते हैं आप भी चेक करें। थोड़ी देर बाद मैंने रात को फेसबुक पे स्टेटस पढ़ा, इरफान साहब स्टेडियम में पहुंच गए, मैं बताना भी नहीं, मेरा तो पीछे कार्ड था ना, मेरा जाना मजबूरी था, पता नहीं ये ना जाते तो लाहौर कलंदर्स मैच ही ना जीतता। वेरी बैड। चलें सर कर। अच्छा, खैर हरमीत, सवाल भी है या मैं आगे बढ़ाऊं बात को? मैं तो हाँ, मैं साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की अगर देखें तो आपको क्या लगता है? रावलपिंडी की एक तारीख रही है, और अमूमन जो पाकिस्तान को ज्यादा जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जीत जरूर मिली है, तो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कितनी उम्मीदें हैं पाजी हमें अपनी टीम के साथ लगानी चाहिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम नंबर 1 रैंक साइड है टेस्ट के अंदर भी, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के एशेज जिस तरह उन्होंने 4-0 से जीती है, और कंटिन्यूसली उनका टीम का मोमेंटम एक बड़ा अच्छा बन रहा है। बट पाकिस्तान अपनी कंडीशन के अंदर भी बड़ी लीथल साइड है, और हमें देखा है कि भी जिस तरह पाकिस्तान ने 2-3 सीरीज कंटिन्यूसली जीती, खासतौर पे जो बांग्लादेश में हम भी सीरीज जीत के आए हैं, तो मोराल हमारा भी है। बट मुझे अपना बॉलिंग अटैक, पेस अटैक के ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशन है। रेस्ट ऑफ द टीम इज फाइन, बट पेस अटैक हमारा थोड़ा वीकर लिंक है। तो आपके ख्याल में वैसे चॉइस क्या होनी चाहिए थी? अगर हसन अली नहीं तो फिर फहीम भी नहीं है, फहीम को भी खिलाया जाता है। नसीम शाह कुड बी द गुड ऑप्शन, उसने अभी पीएसएल के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। फिर आप दूसरी पेस बहुत अच्छा है, फिर शहनशाह उसके साथ आप अटैक कर सकते थे, धानी को ट्राई कर सकते थे। देखिए, एक्स फैक्टर जो है ना, बड़ा पेस, वो बहुत मैटर करता है किसी भी क्रिकेट के अंदर। बट नसीम शाह, हसनैन नहीं था उसमें, आपका हसन अली नहीं था, तो ये बेस्ट ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है।
आखिरी सवाल बस ये है कि बैटिंग में बाबर आजम ज़रा ऑफ कलर रहे हैं सारे टूर्नामेंट में, इनके ऊपर कितना प्रेशर होगा आपके ख्याल में? देखिए प्रेशर ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल क्रिकेट लीग क्रिकेट से इंटायर डिफरेंट चीज़ है और प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई सेकंड डाउट नहीं है, क्योंकि पूरे पीएसएल के ऊपर हमने उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, बहुत गिरी हुई देखी। ये देखना पड़ेगा अब कोच किस तरह उनको उठाता है, बोर्ड कितना कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपको पता है कि एक ये भी साथ डिस्कशन बहुत ज़्यादा रही कि बाबर की कैप्टनसी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क आए। तो जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट बहुत आता है। और साथ साथ दूसरी तरफ रिजवान को हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया गया, तो आपके जब डगआउट के अंदर दूसरे प्लेयर्स को एडमायर किया जा रहा हो, एक्नॉलेज किया जा रहा हो और एज ए कैप्टन आपकी परफॉर्मेंस ना आ रही हो, क्योंकि कैप्टन हमेशा बनाने का मकसद भी बेस्ट प्लेयर को इसीलिए होता है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में जगह उसकी ज़रूर बनती है। तो जब कैप्टन की परफॉर्मेंस नहीं होती तो टीम का मोराल भी नीचे डाउन होता है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर अब काफ़ी टाइम हो गया, 5 साल से खेल रहा है, दोबारा से उसको खड़ा होना चाहिए। और अब ये डिफरेंट फॉर्मेट है, डिफरेंट टीम है, नेशनल साइड है, तो आपकी मोटिवेशन ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ शो में मौजूद है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।